हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल हाई फाई एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की जो मेरी महत्वपूर्ण वीडियो है वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित जो मुख्य वीडियो है वो है सल्तनत काल। स्टूडेंट्स, ये काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। ये क्यों इतनी महत्वपूर्ण है मैं आपको बता दूं कि इसी वीडियो के जरिए से आपको पता चल जाएगा कि मतलब कि इससे जो आगे आने वाली वीडियो, ये इससे आगे आने वाले जो चैप्टर है हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, ये इसी वीडियो के जरिए आपको पता चल जाएगा। इसलिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि हम इससे आगे आने वाले कौन से मतलब कि हम शासकों के बारे में पढ़ेंगे, कौन से मतलब कि वंशों के बारे में पढ़ेंगे और कौन सी आगे आने वाली वीडियो होगी। क्योंकि इसमें आपको मैं सारे के सारे शासक जो सल्तनत काल में आएंगे और सल्तनत काल से संबंधित जितनी भी वीडियोस बनेगी वो आपको पहले से ही पता होगी और आपको वो एक क्रम वाइज पता होगी कि मतलब इसके बाद कौन सी वीडियो आनी है, मतलब इसके बाद हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसलिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा एक बार बैकग्राउंड में लेके चलता हूं। बैकग्राउंड में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से अरबी आक्रमण मतलब कि इस्लामिक आक्रमण भारत पर शुरू होते हैं। जैसे कि सबसे पहले आक्रमण, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद बिन कासिम ने किया। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी ने भारत में मतलब घुसकर भारत के क्षेत्रों को क्षति पहुंचाई, उनके शासकों को पराजित किया और मतलब धन लूटकर अपने देश में ले जाते थे। लेकिन मोहम्मद गोरी ने तो भारत के शासकों को हराया ही नहीं, मतलब वहां के भारत के क्षेत्रों पर अधिकार भी कर लिया और एक तरीके से इस्लामिक जो शासन व्यवस्था शुरू कर दी थी। और शासक व्यवस्था कहां से शुरू हुई थी स्टूडेंट्स? पृथ्वीराज चौहान को हराकर उसने जो उनका क्षेत्र था वहां पर अधिकार करके मुस्लिम शासन की व्यवस्था शुरू कर दी थी। और आज की जो एक वीडियो है जो मतलब की सल्तनत काल है, ये उसी के बाद मतलब कि स्टूडेंट जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद जो उनके जो दास थे उनके द्वारा जो एक युग की शुरुआत हुई उसी को ही सल्तनत काल कहा गया। और सल्तनत काल का समय क्या है स्टूडेंट्स? 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक, मतलब मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद से लेकर के बाबर का जब आक्रमण होता तब से लेकर मतलब कि ये सल्तनत काल था। और ये क्या था मतलब कि सल्तनत काल? तो स्टूडेंट्स मैं इसमें बारे में आपको बता दूं कि जब मोहम्मद गोरी, पहले मैं आप थोड़ी सी बात बता देता हूं कि मोहम्मद गोरी जब मतलब कि भारत के क्षेत्रों पर मतलब कि जब आक्रमण करता था, उसको जीत लेता था और उसको जीतने के बाद ना वो वापस अपने देश चला जाता था। लेकिन वहां पे जो भारत में जो अपनी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए वो अपने जो दास को वहां पर छोड़ जाता था भारत में मतलब कि शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। लेकिन जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु होगी 1206 ईस्वी में, तब उसका जो दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके द्वारा पे एक नए दौर की शुरुआत हुई क्योंकि वो उससे स्वतंत्र हो चुका था। और उसके बाद जो इसने एक शुरुआत की भारत के जो शासन पर नियंत्रण करने की, तब से जो एक नए युग की शुरुआत होती है उसी को ही कहा गया सल्तनत काल। इसके अलावा स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि जो मतलब कि जो शासक थे, मतलब कि जो शासन की पदवी जो ग्रहण करने के लिए उसे खलीफा की अनुमति लेनी पड़ती थी, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि खलीफा की अनुमति लेकर ही कोई शासक जो मतलब कि जो एक पदवी ग्रहण करता था तो वो खलीफा की अनुमति से ही वो सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर भारत पर शासन करता था। तो इसी को भी सल्तनत काल कहा गया। इसके अलावा स्टूडेंट सल्तनत काल को दिल्ली की सल्तनत भी कहा जाता है। तो ये आपने पता चल गया होगा कि सल्तनत काल की शुरुआत कैसे हुई और सल्तनत काल मतलब कि किस तरह कहां से शुरू हुआ? मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद और उसके जो दास था उसके द्वारा जब एक नए युग से मतलब कि जो शासन किया गया भारत पर, जो एक नए युग की शुरुआत हुई, उससे ही ये सल्तनत काल था। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसमें जो 5 वंश आते हैं सल्तनत काल में वो कौन कौन से आते हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। इसमें स्टूडेंट्स पहला वंश आता है जो की है गुलाम वंश, जिसको कि दास वंश भी कहा गया और ममलुक वंश भी, जिसका समय है स्टूडेंट्स 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक। उसके बाद स्टूडेंट जो वंश आया वो था खिलजी वंश। खिलजी वंश जो सल्तनत काल का जो खिलजी वंश था इसका समय काल है 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। और उसके बाद खिलजी वंश के बाद जो वंश आया वो था तुगलक वंश, जो कि 1320 ईस्वी से लेकर 1398 ईस्वी तक, सॉरी बीसी बोल दिया था। सैयद वंश उसके बाद आया जो कि 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। और उसके बाद आया स्टूडेंट लोधी वंश जो कि 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। ये तो था स्टूडेंट्स 1526 ईस्वी तक जो सल्तनत काल का जो समय था और इसमें जो 5 वंश आए थे। तो चलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले बात करते हैं गुलाम वंश की। इसको स्टूडेंट्स क्यों गुलाम वंश या दास वंश कहा गया मैं ये आपको बता दूं। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गोरी का दास था। तो इसलिए स्टूडेंट जब मोहम्मद गोरी की जब वो मृत्यु हो गई, या इससे पहले भी थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि
जो मोहम्मद गोरी के जो जीते हुए क्षेत्र थे मतलब कि वो वापस चला जाता था और यही शासन व्यवस्था संभालता था। तो लाहौर जो उस समय राजधानी थी और लाहौर से ये पूरी जो भारत के जो उसके जीते हुए क्षेत्र थे वो सारी शासन व्यवस्था भारत की लाहौर से ही देखता था, क्योंकि पहले प्रथम लाहौर ही राजधानी थी और जो शासन व्यवस्था देखता था वो कौन था स्टूडेंट्स? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन जब उसकी मृत्यु हो गई तब एक जो नए युग की शुरुआत हुई जिसको कि सल्तनत काल कहा गया और उसी से स्टूडेंट जो इसने दास वंश की स्थापना की। तो दास वंश के ये संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने दास वंश की स्थापना की, जो कि ये स्वतंत्र हो चुके थे और लाहौर से ही ये अपनी जो शासन व्यवस्था चलाते थे। उस समय में लाहौर प्रथम राजधानी थी मतलब भारत की, जो इन्होंने बनाया हुआ था। तो इन्होंने जो शासन किया स्टूडेंट 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक, और इसी ने ही स्टूडेंट जो पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने में मोहम्मद गोरी का एक मुख्य साथ दिया था और मोहम्मद गोरी इनसे काफी प्रसन्न थे, इसलिए ये शासन व्यवस्था भारत की है उस समय पे संभालते थे जब गोरी वापिस चला जाता था। तो गोरी के बाद इन्होंने जो दास वंश की स्थापना की, जो एक नए युग की शुरुआत हुई जिसको कि सल्तनत काल कहा गया, और घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी और इन्होंने जो शासन किया वो किया था 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक। उसके बाद स्टूडेंट्स इनके जो पुत्र आए वो थे आराम शाह, और आराम शाह ने जो मतलब कि 1210 ईस्वी में जो बैठे थे गद्दी पे, लेकिन ये 6-7 महीने शासन कर पाए और इल्तुमिश ने इनको उतारकर खुद गद्दी पर बैठ गए थे, मतलब इनको हटा दिया था वहां से। और इल्तुमिश ने 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक शासन किया। स्टूडेंट्स ये इनको ना, हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक थे लेकिन इनको वास्तविक संस्थापक इनको कहा गया। वो क्यों कहा गया स्टूडेंट्स? क्योंकि एक तो स्टूडेंट्स ये ज्यादा राज नहीं कर पाए, इन्होंने काफी राज किया एक तो, इसके अलावा स्टूडेंट्स इन्होंने अपनी शासन व्यवस्था को काफी सुदृढ़ किया, मतलब काफी मजबूत किया। और सबसे महत्वपूर्ण कारण पता क्या है स्टूडेंट्स? कि इसने ना मतलब कि लाहौर को दिल्ली शासन व्यवस्था के रूप में बनाया, मतलब कि दिल्ली को राजधानी बना दिया था। प्रमुख शासन व्यवस्था दिल्ली से ही होने लगी थी इनके बाद, और अंत तक जो शासक रहे वो दिल्ली की ही शासन व्यवस्था, भारत की जो प्रमुख जो शासन व्यवस्था रही वो दिल्ली ही रही, जहां से ये पूरा भारत का जो शासन करते थे। तो इल्तुमिश ने ही लाहौर से दिल्ली को मतलब की राजधानी बनाया था, तो इसलिए भी काफी ये वास्तविक संस्थापक के रूप में यही माने जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए संस्थापक ये थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुमिश थे। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं आगे, इल्तुमिश के बाद जो आए थे वो थे रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जिन्होंने 1236 ईस्वी में मतलब जो शासन किया। हालांकि स्टूडेंट्स ये अयोग्य शासक थे, इनसे कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद जो स्टूडेंट्स इल्तुमिश की बेटी आई जो थी रजिया सुल्तान, जो कि भारत की जो पहली महिला शासका थी, और स्टूडेंट्स ये काफी योग्य शासका थी, और इन्होंने जो शासन किया वो किया था 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक का। और उसके बाद स्टूडेंट्स जो आए थे मतलब कि कुछ समय के बाद जो थे आए थे मतलब रजिया सुल्तान के बाद बैराम शाह, अलाउद्दीन मसूद, नासिरुद्दीन महमूद, तो इन्होंने जो शासन किया था स्टूडेंट्स इन जो तीनों ने वो 1240 ईस्वी से लेकर 1260 ईस्वी तक। स्टूडेंट्स इससे इन्होंने कोई शासन व्यवस्था का कोई मजबूत नहीं बनाया था और ना ही इनसे कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनने के बाद स्टूडेंट्स कुतुबुद्दीन ऐबक से, इल्तुमिश से, रजिया सुल्तान से, गयासुद्दीन बलबन से, तो इनसे ही चारों से जो दास वंश से संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इन चारों से ही पूछे जाएंगे। इनके बाद जब ये आए वो आए थे गयासुद्दीन बलबन। तो इनके बारे में स्टूडेंट्स मैं बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं गयासुद्दीन बलबन से बताने से पहले कि स्टूडेंट जो ये गुलाम वंश, दास वंश और ममलूक वंश जो एक नाम दिया गया है ये एक्चुअली क्या था कि मतलब ये तीन नाम क्यों? गुलाम वंश और दास वंश तो एक तरीके से चलो सेम हो जाता है, ये ममलूक वंश क्यों? तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि इसमें जो दास थे वो थे स्टूडेंट्स कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुमिश और गयासुद्दीन बलबन, ये 3 दास थे। तो इसलिए जो इतिहासकार ने कहा कि मतलब ये 3 ही जो दास वंश से संबंधित थे, तो इनको ये दास वंश नहीं बोला जाता क्योंकि बाकी जो शासक थे वो दास वंश से नहीं थे। इसलिए स्टूडेंट्स इन्होंने इनका नाम दिया इतिहासकार ने, जो मतलब कि ज्यादा तौर पे इतिहासकारों ने ममलूक वंश। तो ममलूक क्योंकि ये 3 ही खाली दास वंश से थे और ये बाकी दास वंश से नहीं थे। ये क्या कारण था स्टूडेंट्स? क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गोरी का दास था, इल्तुमिश था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, और जो ये गयासुद्दीन बलबन है वो स्टूडेंट्स ये इल्तुमिश के समय से ही इनके दरबार में मतलब कह लीजिए दास था। तो ये तीनों ही एक दास थे क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पुत्र हुआ वो तो उसका दास नहीं हो सकता, इल्तुमिश की जो पुत्री हुई वो तो इसकी दास नहीं हो सकती, गयासुद्दीन बलबन का जो इसका पुत्र हुआ वो तो दास नहीं हो सकता, क्योंकि जब इन्होंने अपने हाथ में शासन व्यवस्था ले ली तो ये किसके दास? इनके बच्चे तो नहीं दास हो सकते ना। तो इसी तरीके से ये 3 ही खाली दास थे, इसलिए इसका नाम दिया गया ममलूक वंश, जो कि आपको स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स जो गयासुद्दीन बलबन है
इनके द्वारा ही, क्योंकि इनके इल्तुतमिश के बाद में जो दास वंश था स्टूडेंट्स, इन्होंने ही मतलब कि इल्तुतमिश के बाद दोबारा से इन्होंने ही दास वंश को पुनः जीवित किया। तो इन्होंने मतलब कि जो रक्त लो की नीति अपनाई और दास वंश को जो पुनर्जीवित किया, और एक तरीके से इन्होंने जो शासन व्यवस्था संभाली बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से, क्योंकि ये काफी योग्य शासक थे। और इन्होंने शासन किया 1266 ईस्वी से लेकर 1287 ईस्वी तक। इनके बाद जो इनके पुत्र आए वो इतने योग्य नहीं थे, वो थे कैकुबाद। उन्होंने 1287 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक शासन किया। और अंतिम जो थे वो थे क्यूमर्स, जिन्होंने 1290 ईस्वी में शासन किया, जिनको की मतलब कि जिनको की हराकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इनको हरा दिया था, मतलब कि इनकी हत्या कर दी थी। और उसके बाद ही खिलजी वंश की शुरुआत हुई। लेकिन एक बात मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक और जो आराम शाह है, इसमें जो स्टूडेंट ये दो आते हैं, ये कुतुबी वंश से संबंधित थे। और जो ये इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बैराम शाह, अलाउद्दीन मसूद, नसीरुद्दीन महमूद, ये जो थे ना गयासुद्दीन बलबन से मतलब कि जो पहले तक, ये दो तो हो गए कुतुबी, ठीक है, कुतुबी वंश से। ये थे स्टूडेंट शमसी वंश से। ये जो अपना इधर से इस तरीके से आप ले लीजिए, ये शमसी वंश से। और जो ये गयासुद्दीन बलबन से है, तो ये स्टूडेंट्स थे बलबनी वंश से। ये थे कुतुबी, ये आप याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक से, कुतुबी वंश से। ये थे स्टूडेंट्स अपना मैंने बताया शमसी वंश से। ये लिख देता हूं अगर आप कहते हो तो, शमसी, ये मैंने लिख दिया शमसी, ये शमसी वंश से। और ये गयासुद्दीन जो बलबन से ये शुरू होते हैं, ये बलबनी वंश से। ये बलबन से आप याद रख सकते हैं, ये कुतुबुद्दीन से आप कुतुबी वंश। इसलिए स्टूडेंट्स भी इनको नाम दिया गया था ममलूक वंश, क्योंकि ये अलग अलग वंश से हो गए थे, इसलिए भी इसको नाम दिया गया था ममलूक वंश। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है गयासुद्दीन बलबन किस वंश से थे, तो कोई भी ऑप्शन आ जाए, गुलाम वंश, दास वंश या ममलूक वंश, आप किसी को भी ये टिक कर सकते हो, क्योंकि ये तीनों ही सही हैं। तो ये इसलिए मीर ममलूक वंश इसको नाम दिया गया था। चलो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम पढ़ते हैं खिलजी वंश के बारे में। लेकिन स्टूडेंट अब हम इनके जो मेन जो चैप्टर बनेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इनके बाद आपको वीडियो से पता चल जाएगी, मतलब कि कौन सा इसके बाद वीडियो आनी है। तो यही है कि दास वंश की आएगी। तो इसके बारे में स्टूडेंट्स हम डिटेल में जो इनकी नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे ना दास वंश से संबंधित, उसमें मैं आपको इन सभी शासकों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट, जैसे कि क्यूमर्स को हराकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। और खिलजी वंश का समय क्या स्टूडेंट्स, 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक का। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ही खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो ये स्टूडेंट्स ये एक ऐसे शासक हैं, ये काफी उम्र दराज शासक थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की। उसके बाद स्टूडेंट्स आए अलाउद्दीन खिलजी, ये इस वंश के काफी योग्य शासक है स्टूडेंट्स। इन्होंने ही मतलब कि जो बाजार व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था के कारण ये काफी महत्वपूर्ण थे, मतलब कि काफी मुख्य तौर पे जो इनकी जो थी बाजार व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था के कारण ये काफी चर्चा में थे, मतलब कि काफी मशहूर थे इनकी इस वजह के कारण। तो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित काफी क्वेश्चंस आएंगे। और इनका जो समय काल है वो है 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक का। बाकी स्टूडेंट जो ये आगे के हैं, इनसे कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जैसे कि मैंने इसमें भी बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक से, इल्तुतमिश से, रजिया सुल्तान से और गयासुद्दीन बलबन से आपसे ऑलरेडी जो मतलब कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से एक दो क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो आपसे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ही मतलब कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे आगे। लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो आए थे वो शिहाबुद्दीन उमर आए थे, जिन्होंने 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन किया। इनके बाद आए स्टूडेंट्स मुबारक शाह, जिन्होंने 1320 ईस्वी में शासन किया, मतलब कि कुछ समय के लिए किया। और इनके बाद आए स्टूडेंट्स नासिरुद्दीन खिलजी, इन्होंने भी कुछ महीनों के बाद, जैसे कि मुबारक शाह को उतारकर नासिरुद्दीन खिलजी बैठे, तो इन्होंने 1320 ईस्वी में ही शासन किया। और इनको मतलब कि मारकर गयासुद्दीन तुगलक ने इनको मारकर इनकी हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो यहां से स्टूडेंट खिलजी वंश समाप्त हो जाता है और यहां से शुरू होता है गयासुद्दीन तुगलक ने नासिरुद्दीन खिलजी को मारकर हत्या करके मतलब कि तुगलक वंश की स्थापना की थी। और तुगलक वंश का जो समय काल है वो 1320 ईस्वी से लेकर 1398 ईस्वी तक। तो ये स्टूडेंट जो गयासुद्दीन तुगलक थे, ये मतलब कि इन्होंने 1320 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक शासन किया। और इनके लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है स्टूडेंट्स, इन्होंने ना जो शासन का जो विस्तार है वो दिल्ली से लेकर के बंगाल तक किया था। तो ये आप इनके लिए इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि इन्होंने दिल्ली से लेकर के बंगाल तक शासन विस्तार किया था। और इनकी जो मतलब की मृत्यु हुई थी वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये भी एक बात आप याद रख लेना। और गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो आए थे वो थे स्टूडेंट्स मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि इनके पुत्र थे। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र थे, ये मतलब कि ना
जितने भी शासक हैं उन सब में से ये स्टूडेंट्स काफी शिक्षित शासक थे, मतलब कि काफी पढ़े लिखे शासक थे। लेकिन स्टूडेंट्स इनको ना पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहा जाता है। लेकिन इससे पहले एक बार हम ये देख लें इनका इन्होंने कब से कब तक शासन किया। वो किया था 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक, 51 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। ये क्यों इनको पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता है? क्योंकि स्टूडेंट्स चाहे इन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलाई हो, चाहे इन्होंने दिल्ली से देवगिरी मतलब की राजधानी चेंज करने की बात की हो, तो ये जितने भी इन्होंने कार्य किए तो थे इन्होंने मतलब कि शासन व्यवस्था काफी अच्छी करने के लिए, लेकिन सारे इन कार्य असफल हो गए, इसलिए इनको पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहा जाता है। तो इनके बाद जो स्टूडेंट्स आए वो थे फिरोज शाह तुगलक। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। फिरोज शाह तुगलक एक कल्याणकारी शासक के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो इस्लामिक परंपरा के अनुसार जिस शासक ने शासन किया वो फिरोज शाह तुगलक ही थे, जिन्होंने इस्लामिक परंपरा के अनुसार शासन किया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स इन्होंने ना मतलब कि खैराती व्यवस्था भी चलाई थी, तो इसलिए फिरोज शाह तुगलक से काफी क्वेश्चंस आएंगे। मोहम्मद बिन तुगलक से काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गयासुद्दीन तुगलक से मतलब ज्यादा क्वेश्चन नहीं, लेकिन इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन जो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक है, जो अंतिम शासक थे, इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिरोज शाह तुगलक के बाद कुछ शासक हुए जो एक समय काल था, फिर अंत में जो शासक हुए थे वो थे स्टूडेंट्स नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, जो कि इनके अंतिम शासक थे। इनको ना स्टूडेंट जो तैमूर लंग थे, इन्होंने इनको मतलब कि मारकर इनकी हत्या कर दी थी और तैमूर लंग उसके बाद वापस चले गए थे। लेकिन उन्होंने ना अपने जो एक सेनापति को, जो कि इनका भारत में ही रह गया था, खिजर खां, उसने स्टूडेंट्स फिर उसके बाद सैयद वंश की स्थापना की थी। लेकिन इतना बड़ा गैप जो तैमूर लंग ने इनकी जो एक हत्या की थी, मतलब कि इनको हराया था, वो हराया था 1398 ईस्वी में। लेकिन इतना समय मतलब कि बीच में रहा, वो उसमें क्या हुआ, तो इनके ना कुछ शासक हुए थे, लेकिन वो स्टूडेंट्स अपने जो वंश को इतनी तरह से मजबूती प्रदान नहीं कर पाए, मतलब कि अपने वंश को बचा नहीं पाए कि मतलब कि उसमें शासन कर सके। छोटे मोटे शासक जरूर हुए, लेकिन एक तरीके से 1398 ईस्वी में इनको मतलब कि एक तरीके से इनके वंश को खत्म कर ही दिया। मतलब कि छोटे मोटे शासक जरूर रहे थे, लेकिन वो अपनी शासन व्यवस्था करने योग्य नहीं थे। तो इसलिए स्टूडेंट जब 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी जो सैयद वंश की स्थापना की, वो की थी स्टूडेंट्स जो तैमूर लंग के जो सेनापति थे खिजर खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी, जो कि भारत में ही रह गया था। और इनका समय क्या है स्टूडेंट्स, 1414 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी तक। तो ये इनके आगे खिजर खान के जो अन्य वंशज थे, इनसे रिलेटेड स्टूडेंट दो ही क्वेश्चन बनते हैं। वो क्या बनते हैं, एक तो ये बनता है स्टूडेंट्स की तैमूर लंग के आक्रमण के साथ ही मतलब कि इन्होंने जो अपने वंश की जो उसके बाद स्थापना की थी, और इसके अलावा स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हम हजरत मोहम्मद साहब के मतलब की वंशज हैं, हजरत मोहम्मद के ही बातों पे कहकर हम अपना जो शासन व्यवस्था करते हैं, लेकिन इनसे कोई ठोस प्रमाण मिले नहीं है। तो इससे रिलेटेड स्टूडेंट कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं, इन सब की स्टूडेंट जो ये गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, इनकी तो हम अलग से एक एक वीडियो प्रॉपर तौर से आएगी। लेकिन जो ये सैयद वंश और लोधी वंश है, इन दोनों की स्टूडेंट्स एक ही वीडियो बनाएंगे। तो इनकी तो अलग अलग आएगी, लेकिन इन दोनों की एक ही आएगी, क्योंकि इनसे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि उसके बाद खिजर खां जो कि सैयद वंश की स्थापना की थी, आपकी जानकारी के लिए याद कर लीजिए, लेकिन क्योंकि इनसे कोई ज्यादा कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। तो खिजर खां के बाद जो आए थे वो थे मुबारक शाह, जिन्होंने 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक शासन किया। फिर मोहम्मद शाह आए, जिन्होंने 1434 ईस्वी से लेकर 1443 ईस्वी तक शासन किया। और इनके बाद आए स्टूडेंट्स अलाउद्दीन आलम शाह, जिन्होंने 1443 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक शासन किया। तो आगे स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं कि आया आगे उसके बाद इनके सैयद वंश के बाद आया लोधी वंश, जिन्होंने स्टूडेंट्स बेबलोल लोधी ने इनको हराकर लोधी वंश की स्थापना की थी। तो स्टूडेंट्स लोधी वंश का जो समय है वो है 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। तो इसके बारे में स्टूडेंट्स बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये लोधी वंश के जो मुसलमान थे वो अफगान मुसलमान थे, मतलब कि अफगान मुसलमानों द्वारा लोधी वंश की स्थापना की गई थी। और जो ये स्टूडेंट्स हमने पढ़े ना गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, ये स्टूडेंट्स तुर्क मुसलमानों द्वारा इन वंशों की स्थापना की गई। मतलब कि मुसलमानों में भी जो जातियां होती हैं ये तुर्क मुसलमान थे। और ये जो लोधी वंश के ये जो तीन हमने पढ़े ना, गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, ये तीन थे तुर्क मुसलमान। और जो ये लोधी वंश के थे ये थे स्टूडेंट्स अफगान मुसलमान। तो अफगान मुसलमानों द्वारा ही लोधी वंश की स्थापना की गई थी। और किसने की थी स्टूडेंट्स, बहलोल लोधी ने। और इनका समय क्या था स्टूडेंट, 1451 ईस्वी से 1499 ईस्वी तक, 89 ईस्वी तक का। स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा जो सल्तनत काल में जिसने सबसे ज्यादा जो भारत पर जो शासन किया है वो बहलोल लोधी हैं, जिनका समय का सबसे ज्यादा है। आप देखेंगे आपको पता चल ही रहा है, वैसे भी 14 मतलब कि 1451 से लेकर 1489 तक इन्होंने शासन किया था। तो इनके लिए एक बात ये याद रख लेना। इनके बाद
बहलोल लोधी के बाद जो आए सिकंदर लोधी, इन्होंने स्टूडेंट 1499 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक शासन किया और इन्होंने स्टूडेंट एक आगरा शहर भी बसाया था, मतलब कि आगरा को जो मतलब कि इन्होंने ही बसाया था सिकंदर लोधी ने। और उसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स इब्राहिम लोधी, जिनसे कि काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इब्राहिम लोधी का जो समय काल रहा, जो मतलब कि जो शासन किया इन्होंने 1517 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। और 1526 में स्टूडेंट्स बाबर ने इस पर आक्रमण करके इसको पराजित कर दिया था। तो उसके बाद स्टूडेंट्स सल्तनत काल का समापन हो गया था और बाबर के साथ ही स्टूडेंट्स मुगल वंश की शुरुआत हो गई थी। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने कौन से पढ़े, जो सल्तनत काल में जो वंश आते हैं, गुलाम वंश, दास वंश या ममलूक वंश, जो कि एक ही नाम है, कोई भी ऑप्शन में आपसे आ सकता है। उनके बाद खिलजी वंश आए, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर लोधी वंश। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स सल्तनत काल में ये 5 वंश आए थे। उसके बाद स्टूडेंट्स मुगल वंश शुरू हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इनको तो हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में जो आगे की वीडियो आएंगी, और इनके रिलेटेड एक ही वीडियो बनेगी जो सैयद वंश और लोधी वंश से। तो ओके स्टूडेंट्स, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेक केयर।